Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 7th standard students. Today in this video I am going to explain the chapter number 10. I am going to explain chapter number 10. So everyone open a book. जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि कैसे पढ़ाई करनी ऑनलाइन में साइंस के साथ। आपको क्या करना है, अपने टेबल पे मोबाइल फ़ोन सेट कर लेना है, अपनी बुक ओपन कर लेना है। ठीक है, अपनी बुक ओपन कर लेंगे जिससे मैम जहाँ जहाँ पे भी बताते जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लेना है। तो आप लोग क्या करेंगे, डबल स्टार बना लेंगे या टिक कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये तीन चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको साइंस की वीडियो को देखने के टाइम पे अपना पेंसिल बुक अपने साथ रखना है, जिससे जहाँ पे भी मैम अंडरलाइन करने को बोलेंगे, टिक करने को बोलेंगे, वो आपको कर लेना है। एंड सेकेंड थिंग ये, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, पुराने बच्चे हैं, मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, आप लोग जब कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अपना नेम और सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, good morning ma'am, with your name and section. Always mention your name and section with your comment in comment box. Okay students, now आप लोग आ जाइए चैप्टर नंबर 10 जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में कल मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, पर एक बार फिर से हम रिवाइज्ड वे में सारी चीज़ों को एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट एंड ट्रांसपीरेशन। इतनी चीज़ें हम इस क्लास में आज देखने वाले हैं। पर जो बच्चे कल एब्सेंट थे उनके लिए मैं फिर से स्टार्टिंग से पूरा रिवीजन करवा दे रही हूँ। सेक्शन ए, सेक्शन बी, दोनों सेक्शन में ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ में आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग ऑफ में, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल एलिमेंट्स required by organism for their survival. So as you know that food, water and oxygen is very essential. Without oxygen we can't live, without food and water we also can't live. These elements are transported to various part of the body. तो कल इस पे डिस्कस किया था, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारा ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने समझा था ब्लड के थ्रू। न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। और आप लोग नेक्स्ट जब भी आपका स्कूल खुल रहा है, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 पूरा कम्प्लीटली लर्न करके आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में मैम ने ज़्यादातर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 से बनाया हुआ है, तो आप लोग लर्न करके आएंगे। ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्राम कौन कौन से हैं सिलेक्शन वे में मैं आपको डिस्कस करूँगी आप सभी से। तो आप लोग चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 लर्न करके आएंगे, और जैसे जैसे आप लोग लर्न करके आएंगे तभी मैं कुछ इंपॉर्टेंस बताऊँगी पॉइंट्स। ठीक है, तो आप लोग को लर्न करके आना है। कल मुझे विदाउट ब्लैंक फेस बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए क्लास में, कल एंड मंडे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। दीज एलिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू अ वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसको कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है। दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक फूड। अब फूड हमने खाया, आप लोगों ने खाना खाया, मान लीजिए पराठा सब्ज़ी खाया या दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाया, सैलेड खाया। ठीक है, वो खाना क्या होगा, आपके स्टमक में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ये तो आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। आपका फूड डाइजेस्ट होने के बाद जब वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स ब्लड में ऑब्जर्व हो जाते हैं और उससे पूरी बॉडी में क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वाटर, ऑक्सीजन एंड मेडिसिन्स, इसी तरह ऑक्सीजन भी ट्रांसफ़र होता है, जो आप लोग ने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ लिया है। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी द वेस्ट प्रोड्यूस विद इन द बॉडी
टू द ऑर्गन्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। ठीक है, तो जैसे कि जस्ट लाइक वेस्ट, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2 हमारे लिए वेस्ट है। वेस्ट क्यों है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 अपनी एक्सलेशन के टाइम पे बाहर कर देते हैं। ठीक है, इनहेल हम कौन सी गैस करते हैं, O2 इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल कर देते हैं। एक्सहेल कर देते हैं मतलब बॉडी से निकाल दे रहे हैं, इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, प्रोड्यूस विद इन द बॉडी टू द ऑर्गन फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। ठीक है, तो ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। और इसमें किसकी हेल्प होती है, ब्लड हेल्प करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीजन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के हर पार्ट में, बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी लेके आता है। नाउ ऑल द वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मैं एक बार फिर बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है व्हाट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप लोग लिख लीजिए, यहीं पे छोटा सा अंडरलाइन करके पेंसिल से यहाँ पे लिख लीजिए, सिंगल सेल, single cell organisms are called unicellular organisms, organism which are made from single cell। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप लोग ऐसे करके यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अंडरलाइन भी कर लीजिए यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, अंडरलाइन दिस पार्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल आर अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी गैस हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज़ दी डन बाय द सिंपल प्रोसेस डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ये होता है डिफ्यूज़न। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था वॉइस के सेक्शन में, सेक्शन 7B में। क्या एग्जांपल था कि आपने रेजिन लिया, रेजिन मतलब क्या होता है, किशमिश। किशमिश को आप क्या करेंगे, इसको पानी में जब डाल देंगे, ठीक है, H2O मीन्स वाटर, जब पानी में आप इसको डालेंगे तो किशमिश क्या होगी, स्वेल कर जाएगी। और पानी से जैसे ही निकाल के धूप में रख देंगे या हाई टेम्परेचर दे देंगे तो किशमिश क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ठीक है, तो जो वाटर किशमिश के अंदर जा रहा है वो जिस प्रोसेस से जाता है उसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न कहते हैं। और उसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा कर के डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाता है और एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर हो जाता है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी कि दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। वो कौन कौन से हैं, स्पॉन्ज एंड हाइड्रा, स्पॉन्जी एंड हाइड्रा, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो इतने को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वाटर एंड ऑक्सीजन होता है वो डायरेक्टली इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है और वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली बॉडी से बाहर हो जाता है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात हुई थी। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। डिफ्यूजन कैन नॉट डू द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड आर इफेक्टिव फॉर ओनली अ स्मॉल एरिया। तो डिफ्यूज़न जो होता है, डिफ्यूज़न भी एक तरीके का है कि किसी भी आयंस को या किसी भी एलिमेंट को अंदर डालना और फिर उसको बाद उसका सेल से बाहर निकल जाना। ठीक है, डिफ्यूज़न भी एक ऐसा प्रोसेस है। पर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो डिफ्यूज़न और ट्रांसपोर्टेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। डिफ्यूज़न बहुत स्लो होता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होता है, जल्दी जल्दी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी का, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए। सो ह्यूमंस हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम टू कैरी आउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और उसका काम कौन कर रहा है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है। नाउ यहाँ पे आपकी बुक में देखिए इमेज भी दी हुई है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। हमारे जितनी भी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, या कह सकते हैं जिसमें ब्लड, हमारा हिंदी में अगर बोलेंगे तो खून की दौड़ान जो होती है, ठीक है, ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है पूरी बॉडी में। तो यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है कैसा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कौन कौन से पार्ट होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को
कंप्लीट करती हैं, ठीक है। हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट पंपिंग का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी में भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पूरी बॉडी से वापस आता है हार्ट में, और फिर हमारे एक्सेल के टाइम पे जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, ठीक है। और जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पे, लंग से हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ब्लड के बारे में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। ब्लड में दो मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और सेलुलर पार्ट को कहते हैं हम ब्लड सेल। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आपने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी में, ठीक है, ये आपने फुल गिलास पानी ले लिया, इस पानी में आपने क्या किया, थोड़ा सा इसमें छोटे छोटे से बॉल आती है ना, ये कंकड़ पत्थर छोटे छोटे से डाल दिए है ना, या छोटी वाली बाल जो पानी में क्या होती है, फ्लोट करती है, तैरती है, उसे आपने डाल दिया, तो हमारा ब्लड भी बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। रेड कलर का ब्लड होता है, और जो लिक्विड पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे, और ये जो छोटे छोटे से बॉल्स हमने डाली प्लास्टिक की जो फ्लोट कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, ब्लड सेल्स कहेंगे। अब बात आती है हमारा प्लाज्मा कैसा होता है, हमारा प्लाज्मा लिक्विड पार्ट जो ब्लड का होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, अंडरलाइन दिस पार्ट, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, ठीक है, 90% हमारा जो प्लाज्मा है वो वाटर है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा इन डिजॉल्व फॉर्म इट, ब्लड सेल कीप्स फ्लोटिंग इन इट, ठीक है। ब्लड सेल्स मैंने अभी बताया जैसे कि छोटे छोटे से बॉल उस पानी में फ्लोट करते हैं, वैसे ही ब्लड सेल्स हमारे प्लाज्मा में फ्लोट करते रहते हैं। अब ब्लड सेल्स में कौन कौन सी ब्लड सेल्स आ जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा ब्लड सेल्स आती हैं, पहला हमारा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को स्मॉल फॉर्म क्या है, RBC, लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, RBC। वाइट ब्लड सेल WBC, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ये 3 मेन सेल्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। जो मैंने बताया आपको, वाटर के अंदर छोटे छोटे से बॉल जो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, वो यही सब होते हैं, RBC, WBC, यही सब हमारे सेल्स होते हैं जो कि ब्लड में फ्लोट करते रहते हैं। नाउ RBC के बारे में हम जानते हैं, RBC क्या होता है और इसका कलर क्या होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स और RBC यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, मेंशन भी है। RBC का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, ये रेड कलर का होता है, ठीक है, आर रेड इन कलर, दिस इज़ द रीज़न दैट दे आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल, ठीक है, ये रेड कलर के होते हैं और इसीलिए इन्हें रेड ब्लड सेल कहा जाता है। दे कंटेन अ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है जो ब्लड को हमारे क्या करता है, रेड कलर देता है। कल सेक्शन बी में कल सारे बच्चों को नोट भी करवाया था मैंने, आप लोग भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्लड का रेड कलर किससे होता है, हीमोग्लोबिन से होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऐसे लिखते हैं। जब हॉस्पिटल्स में हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ये भी एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग रख लीजिए, तो हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट में HB हमेशा लिखा रहेगा, इसके इक्वल टू लगा के हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जितना अमाउंट है वो हमेशा टेस्टेड वे में लिखा होता है, ठीक है। तो हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर से एक बार बोल रही हूँ, आर ब्लड इज़ रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। लर्न कर लीजिए ये सारे पॉइंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखिए हमारा हीमोग्लोबिन कैसा नज़र आ रहा है, ये एक सेल है हीमोग्लोबिन की, इसको एक सिंगल सेल बोलेंगे। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन्स, बहुत सारे RBC रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और रेड ब्लड सेल के अंदर ही हीमोग्लोबिन अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल इमेज दी हुई है, ऐसा दिखता है हमारा, ऐसा एक स्ट्रक्चर, आप मार्केट में टॉफ़ी आती है वैसा स्ट्रक्चर ही होता है टॉफ़ीज़ का, ऐसे एक कॉनकेव, ठीक है, अंदर से थोड़ा सा बेंड होता है, ये ऐसा दिखता है हमारा रेड ब्लड सेल। नाउ आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो किससे जाके बाइंड होता है हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के पूरी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या गया, हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, हम सब जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन से क्या करता है, बांध कह सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा समझाऊँ आप लोग को, आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ लेते हैं ना, वैसे ही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का हाथ पकड़ लेता है, या उससे कह सकते हैं अटैच हो जाता है या कंबाइन हो जाता है, ये सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसे हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। नाउ हमारा दूसरा सेल कौन सा होता है? हमारा दूसरा सेल होता है वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है आपको हमारा वाइट ब्लड सेल कैसा दिखता है। यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन की, यहाँ पे आरबीसी रेड ब्लड सेल भी दिया हुआ है और वाइट ब्लड सेल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, पढ़ लेते हैं हम इसे। WBC वाइट ब्लड सेल अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। दे आर कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग ये वाइट वाइट से दिख रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहेंगे? वाइट ब्लड सेल कहेंगे। दे आर कॉल्ड द सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। ये सोल्जर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब भी हमें किसी तरह का कोई भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है तो सबसे पहले कौन आता है उससे फाइट करने? WBC फाइट करने आता है और हमें हर तरह की बीमारियों से बचाता है, ठीक है। हमारी बॉडी खुद फंक्शन करती है किसी भी फॉरेन एजेंट से, या कह सकते हैं अगर कोई बाहर से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया अंदर एंटर हुआ है, कैसे एंटर हो जाता है? लाइक कि आप लोग मार्केट जाते हैं, खुला हुआ खाना खा लेते हैं, है ना। मार्केट में हमेशा बात करूँ जलेबियाँ, ये सारी चीज़ें ढक के नहीं रखी जाती, खा लेते हैं, तो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। उससे हमें कौन बचाता है? WBC फाइट करता है और हमें हमारी बॉडी को सेव करता है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? सोल्जर्स ऑफ दी बॉडी कहा गया है। नाउ देयर फंक्शन इज़ टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लीजिए WBC का मेन फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज़ टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। नाउ आगे जाते हैं। तो यहाँ पे इतनी ही बात कही गई है जो अभी मैंने बता दिया। फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल मीन्स जो बाहर से हमारे अंदर पार्टिकल एंटर हुए हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो हमारा WBC क्या करता है? उससे जाके फाइट करता है और कह सकते हैं उसे इनगल्फ कर लेता है, जिससे हम सेफ हो जाते हैं। ना हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारा तीसरा सेल कौन सा है? प्लेटलेट्स। सो आप सभी को दिख रहा है हमारे प्लेटलेट्स कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं ये क्या है, ठीक है। प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द बॉडी सेल्स। प्लेटलेट्स क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स क्या है? छोटी सेल्स होती है, ब्लड के अंदर होती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप लोग बचपन में गिर गए होंगे, कभी आपको चोट लग गई होगी, आपने देखा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके घुटने में ऐसे चोट लग जाती है ना, फिर आप वहाँ से खून निकलने लगता है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक सॉलिड पार्टिकल ऐसे ऐसे आ जाता है, धीरे धीरे आने लग जाता है। जब आपकी चोट सही होना शुरू होती है तो एक ब्राउन कलर का, रेडिश कलर का एक सॉलिड पार्टिकल आता है, ऐसे जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा लेयर आ गया है इसके ऊपर, ठीक है। कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं हमारी चोट को सही होने में। हमें किसी भी तरीके की अगर इंजरी हुई है तो उसमें किसमें कौन हेल्प कर रहा है? हमारी प्लेटलेट्स हेल्प कर रही है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग वेन एवर देयर इज़ अ वुंड इन द बॉडी। अब वही बात हो गई, हमारे वुंड मतलब कि चोट लगी हुई है, ब्लड कम्स आउट ऑफ इट, प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन इट, ब्लड रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट टू फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वाउंड बाय सीलिंग इट, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे जब भी आप लोग को चोट लगती है तो क्या होता है? जिस जगह पे चोट लगी होती है उस जगह पे तुरंत हमारा ब्लड क्या होता है? एयर के कांटेक्ट में आकर के वहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे लेयर बना लेता है, जिससे कि और पपड़ी बन जाती है ना, घुटनों में जब भी चोट लगती है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो होना रुक जाता है और हमारी बॉडी सेफ हो जाती है, ज़्यादा से ब्लड लॉस नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये इसका काम हमारा कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स कर रहा है। नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, let's discuss this interesting fact. The three kind of blood cells add up to a total 45% of the blood tissue by volume. The remaining 55% of the volume is composed of प्लाज्मा। मीन्स 55% नियर अबाउट, अगर साइंटिस्ट ने हमारे सर्च करके बताया कि 55% हमारा क्या है? प्लाज्मा है। 45% ये थ्री काइंड्स की जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट, ये होते हैं। ना इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स। तो कल मैंने क्लास में आप लोग को बताया था कि ब्लड वेसल्स जिससे हमारे ब्लड फ्लो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे हम, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बता दूँ, आप लोग अपने घर में कूलर में पानी भरते होंगे, या मैं कह दूँ अपने गार्डन में गमलों में पानी डालते होंगे, तो आप कैसे डालते हैं? एक पाइप के थ्रू डालते हैं ना, ऐसे लंबा सा पाइप लेते हैं, उसके थ्रू पानी डालते हैं। तो वैसे ही ब्लड वेसल्स हमारे कैसे होते हैं? एक पाइप के थ्रू होते हैं, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उन्हें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कौन कौन से होते हैं? इसको टिक कर लीजिए, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 तरह के
हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। कैपिलरीज मैंने बताया था आप लोगों को, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हमारे लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचता है और फिर एल्वेओली से ट्रांसफ़र होता है, तो किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों वेंस का अलग अलग काम होता है, तीनों ब्लड वेसल्स का अलग अलग काम होता है। आर्टरीज का अलग फंक्शन है, वेंस का अलग फंक्शन है, कैपिलरीज का अलग फंक्शन है। नाउ हम आ जाते हैं हमारा पहला ब्लड वेसल्स, वो है आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में देखते हैं क्या काम करता है आर्टरी हमारे अंदर। आर्टरी का क्या फंक्शन है? ये हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाता है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे लिख लीजिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड कहलाएगा जो ऑक्सीजन रिच है, मतलब उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है। तो आर्टरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आप लोग यहाँ पे अपनी बुक में लिख लीजिए, हार्ट से बॉडी पार्ट्स, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इतना, हार्ट से बॉडी पार्ट में ब्लड कौन लेके जाता है? हमारा आर्टरी लेके जाता है। ठीक है, पूरे हार्ट से हमारा ब्लड, पहले ऑक्सीजन कहाँ पे हो? लंग से हार्ट पे जाता है, हार्ट से आर्टरी के थ्रू ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारे पूरी बॉडी पार्ट में जाता है। तो कौन सी ब्लड वेसल ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में कौन सी ब्लड वेसल लेके जाती है? तो वो है आर्टरी ना। उसके बाद हमारा आता है वेन्स। अब ऑक्सीजनेटेड मीन्स हो गया ऑक्सीजन रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या हो जाएगा? जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। सिंपल, वेरी सिंपल है ना, डी लगा हुआ है, जहाँ पे भी डी लग जाएगा मतलब वो चीज़ नहीं है, नो। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड मीन्स क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वेन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, veins carry deoxygenated blood from the different part of the body to the heart for oxygenation। ठीक है, तो वेन्स क्या करती है? जैसे कि हमारी बॉडी पार्ट में जिधर जिधर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो, उन ब्लड्स को वापस लेके आती है हार्ट पे और ऑक्सीजन रिच बना करके फिर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा देता है। ठीक है, दिस ब्लड इज़ इम्प्योर और रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है ये वाला ब्लड। तो इससे क्या होता है? हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है फिर वो लंग्स पे जा करके पूरा जो एक्सेल हो जाता है हमारा, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स के थ्रू क्या होती हैं? एक्सेल हो जाती हैं। ठीक है, लंग्स में पहुंच के जो सांस हम छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, फिर वापस से ऑक्सीजन आया और वो जा करके ब्लड से मिल गया। ठीक है, तो फिर आर्टरीज ने क्या किया? पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के बॉडी में पहुंचा दिया। दे डोंट हैव बियर एनी प्रेशर, इसमें किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता और ब्लैक फ्लो तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इतनी ही समझने वाली बात है। नाउ कैपिलरीज, तो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई ना, और आप लोग इसको लिख लीजिए। मैं क्लास में एक बार इसे थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगी, लेकिन आप लोग इस वीडियो को 2 बार देख के समझ लीजिए। मैं कल क्वेश्चन भी करूँगी आप लोगों से कि आप लोगों को समझ भी कितना आया। ठीक है, नाउ थर्ड है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या काम होता है? व्हेन आर्टरीज रीच एन ऑर्गन दे डिवाइड इनटू वेरी थिन ब्रांचेस that is spread throughout that organ to ensure the delivery of pure blood to each cell of that organ. These branches are called capillaries। तो आर्टरीज जो होती हैं, जब वो ऑक्सीजन ब्लड लेके, मान लीजिए आर्टरीज क्या करी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके किडनी के पास लेके गई है ना, ये आपका किडनी है, ये आपकी आर्टरी है। ठीक है, ये आर्टरी आई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई। अब इसके अंदर ट्रांसफ़र होना है तो कैसे होगा? ये आर्टरी जाके फिर पतली पतली सी और छोटी छोटी सी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये आर्टरी और पतले वेन्स में कन्वर्ट होगी और पतले ब्लड वेसल में कन्वर्ट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिलरीज कहेंगे। तो आर्टरी को जब किसी ऑर्गन को ब्लड देना होता है, मान लीजिए ये आपकी आर्टरी क्या है? ब्लड यहाँ से लेके आई हार्ट से, और ये आपका ऑर्गन है, इसमें एक ब्लड जाना है, इसमें ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होना है, तो क्या होगा यहाँ पे? कैपिलरीज। आर्टरीज जब छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे उसको हम कहेंगे कैपिलरीज, और उस कैपिलरीज के थ्रू इस सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, ब्लड के थ्रू। फिर वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वापस से हार्ट में जाएगा, और ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर सेल को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना, यहाँ पे डिफरेंस दिया है। क्या डिफरेंस दिया हुआ है? आर्टरीज एंड वेन्स।
पहला पॉइंट क्या है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो आर्टरी क्या करती है, क्योंकि आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी में दे रही है, तो अवे मतलब उसे पूरे बॉडी में लेके जा रही है। और वेन्स क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट पे लेके आ रही है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। थर्ड क्या है, नो वॉल्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज, वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। फोर्थ क्या है, दे हैव थिक वॉल, दे हैव थिन वॉल। तो आर्टरीज की क्या होती है, जो पाइप, मान लीजिए आर्टरी क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या पाइप बोल सकते हैं, वो कैसा है, थिक है, और वेन्स क्या है, बहुत ही थिन है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न रहेगा एक बार हम छोटा सा डिस्कशन कल क्लास में कर लेंगे, लेकिन कल मैं पहले आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप लोग इतना कल पढ़ के अच्छे से आइए। थैंक यू।